Hello student, welcome to the first lecture of halogen family, that is group number 17. We are in a chapter of p block element and this is the first lecture of group number 17. In this lecture we are going to talk about the introduction part of group 17 elements, their physical and chemical properties along with the anomalous behavior of fluorine atom. So let us start the lecture. इंट्रोडक्शन में हमारा जो ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17 are the first atom is fluorine, second आता है chlorine, फिर bromine, iodine, astatine and last आता है TS, tennessine. ठीक है ना. अगर हम लोग बात करें F stands for fluorine, this stands for chlorine, this is bromine, ये है आपका iodine. इसके बाद में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट होता है. मैंने आपको बोला था बिस्मुथ वाज द लास्ट स्टेबल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट. उसके बाद तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव हो गया था, ये भी रेडियो एक्टिव है. सो इसका नाम है अस्टाटाइन. एंड लास्ट वाला जो है वो सिंथेटिक एलिमेंट है टेनेसीन. इसका नाम क्या है? टेनेसीन. राइट नाउ अगर हम लोग बात करें फर्स्ट चारों एलिमेंट की, तो इनके अंदर तो रेडियो एक्टिविटी नहीं है, बट ये है रेडियो एक्टिव. ये मैनमेड नहीं है बट इट इज रेडियो एक्टिव. लास्ट वाला तो मैनमेड भी है और रेडियो एक्टिव भी है. ये रेडियो एक्टिव है. राइट इसका जो स्टेबल आइसोटोप है वो है 210. राइट और इसका जो हाफ लाइफ है उसका है वो 8.1 आवर्स. ठीक है ना, ये इसका हाफ लाइफ है. यू शुड रिमेंबर दिस. एटलीस्ट ये वाले एलिमेंट के लिए याद रखना है. इसके लिए नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा स्टूडेंट. इसका तो नाम भी याद हो गया तो बड़ी बात है. ये पहली बात तो सिंथेटिक एलिमेंट है, मतलब मैन मेड है, हमने बनाया है इसको. दूसरी बात बच्चों ये वाला रेडियो एक्टिव भी है. तीसरी बात जो है इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है वो है 294 और जिसका हाफ लाइफ है 50 मिली सेकेंड्स. 50 क्या मिली सेकेंड्स. 50 मिली सेकेंड इसका क्या है बच्चों? हाफ लाइफ है. सो दीज आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17. नाउ इफ वी टॉक अबाउट देयर ऑकरेंस, कैसे ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर बात करें फ्लोरीन की, राइट, फ्लोरीन जो बच्चों है वो अगर हम लोग बात करें तो F2 फॉर्म में एग्जिस्ट तो करता है, बट कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लोग बात करें कंबाइंड फॉर्म में, तो कंबाइंड फॉर्म में सबसे पहली बात तो ये CaF2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. उसको फ्लोराइड या फ्लोरा क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार भी बोलते हैं. राइट उसके बाद में आपने Na3Lf6 तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में बहुत बार सुना ही है. ये दोनों हम लोग ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में. ये वाला जो है इसका नाम क्या है? ट्रायोलाइट है. उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट Ca9PO4 6 CaF2, ये मैंने आपको बताया था. राइट नाउ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे जनरली हमने H2 पढ़ा था, एपेटाइट फैमिली बोला था, बट यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरापेटाइट. ठीक है, क्लोरापेटाइट था, हाइड्रोक्सापेटाइट था, मैंने आपको सब ग्रुप नंबर 15 में सिखाया था. तो ये हो गया फ्लोरीन की बात. ठीक है ना. इवन अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है बच्चों सबसे ज्यादा तो जो रॉक सॉल्ट है उसमें तो होता ही है. समुद्र के पानी से हमको ये मिलता ही है NaCl, रॉक सॉल्ट, सॉरी रॉक मास नहीं, रॉक सॉल्ट ना. अगर हम लोग बात करें उसके बाद में, ये तो रॉक सॉल्ट हो गया. उसके बाद में KCl.MgCl2 मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सिखाया था. .6H2 इसका नाम क्या है? याद है किसी को? भूल गए सब लोग, गाँव से आए थे. कार्नालाइट. इसका नाम क्या है? कार्नालाइट. तो ये क्लोरीन हो गया बच्चों, इसमें भी क्लोरीन है. और भी बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसमें क्लोरीन होगा. राइट उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रोमीन की, आयोडीन की, ब्रोमीन की बात करें अगर स्टूडेंट्स स्पेशली ब्रोमीन की, तो बेटा इट इज प्रेजेंट एज ब्रोमाइड सॉल्ट. एक्चुअली में तो हमको फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट की बात करनी होती है. सो इट इज प्रेजेंट एज ब्रोमाइड सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स. ठीक है ना. उसके बाद अगर हम लोग आयोडीन की बात करें तो इट इज ऑल्सो फाउंड इन सीवीड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. आयोडीन इज प्रेजेंट इन सीवीड्स ऑल्सो. ठीक है. अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की बच्चों, तो जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें NaF होता है. राइट ना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ. NaF ये क्या है? व्हाइटनिंग एजेंट है जो दांतों को सफेद करने में यूज होता है. इसका
कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम के फॉर्म में होना चाहिए, जो सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया। So this is about the occurrence of group number 17 elements. Now, if we talk about their electronic configuration, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है जरा बताओ, बोलो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NS2, ग्रुप नंबर 17 है ना, तो टोटल मार्क के 7 आना चाहिए। फिर बताया था NS2 NP5, 2 + 5 7 आ रहा है, NH2 NP5। अगर ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम लोग एलिमेंट वाइज बात करें तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टाटाइन एंड लास्ट में आता है टेनेसिन। इन सब का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबको पता है इसका तो एटॉमिक नंबर 117 है, सेकंड लास्ट एलिमेंट है, और सबको इसका भी एटॉमिक नंबर पता है कितना, 9 है। इसका कितना 8 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा, इसमें वापस 18 ऐड करो, अभी 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 है, वापस 18 ऐड करो 53 हो जाएगा, फिर 32 ऐड करो 80, कितना हो जाएगा 32 ऐड करो 85 हो जाएगा, और इसमें 32 ऐड करोगे तो 117 हो जाएगा। तो फ्लोरीन के जस्ट पहले तो नोबल गैस आता है हीलियम, हीलियम के बाद यहाँ पे नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। सबका एटॉमिक नंबर हमको पता ही है। हीलियम का कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 होता है, हीलियम का 2 होता है। उसके बाद में इसका 10 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा, इसका 54 हो जाएगा और इसका 86 हो जाएगा। तो NH2NP5 है, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका हो जाएगा 2S2 2P5 हो जाएगा बच्चों। इसका कितना हो जाएगा 3S2 3P5। चलो ऐड करो, 2 + 2 4, 4 + 5 9 आ रहा है बराबर, 10 + 2 12, 12 + 2 12 + 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये 4S2 4P5, तो 18 + 2 20, 20 + 5 25, बट ये तो 35 है, इसका मतलब इसमें d ऑर्बिटल भी होगा, तो ये 3d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर ये 3d 10 है तो ये 4d 10 हो जाएगा, सो 4d 10 5s2 5p5, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करो 36 + 10 46, 46 + 2 48, 48 + 5 53 बराबर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 4f भी शुरू हो जाएगा, 4f 14, उसके बाद में 5d 10 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा एंड 6p5। ऐड करो मेरे साथ, 54 + 14 68 + 10 78 + 5 + 2 सॉरी 80 80 + 5 85 बराबर बैठ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 5f हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 5f 14 6d 10 7s2 and this is going to be 7p5. So this is the general electronic configuration of group number 17 elements है ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स है ना। अगर हम लोग बात करें बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए तो आपको पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 17। जनरली ऐसा बहुत क्वेश्चन कम आता है, बट फिर भी हम लोग क्वेश्चंस की टाइप्स देखें तो ये तो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन occurrence of group number 17 elements, and next is very important for board students, give the electronic configuration of group number 17 elements and general electronic configuration तो बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको पूछ सकते हैं कि ग्रुप नंबर 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव इन ग्रुप नंबर 17। तो ऑप्शन में जनरली ये नहीं देते, 1 2 3 4 दिया तो आप असिस्टेंट टिक करोगे, अगर ये देंगे तो फिर ये नहीं देंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा पूछेंगे इन ग्रुप नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड, ठीक है ना, मैन मेड है तो डेफिनेटली टीएस आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ, ये तो बहुत ही थ्योरेटिकल एकदम टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा, जिनको याद है वही टिक कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑकरेंस के बारे में ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका तो बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है, द फॉर्मूला ऑफ फ्लोर अपेटाइट इज, द फॉर्मूला ऑफ फ्लोर अपेटाइट इज, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद में द फॉर्मूला ऑफ कार्नोलाइट इज, और मैंने आपको जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सिखाया था, वीडियोस देखे होंगे आपने, तो उसमें मैंने आपको कार्नोलाइट का हीटिंग प्रोडक्ट भी बताया था कि इसको हीट करते तो KCl.MgCl, KCl + MgCl2 + 6H2O नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मैंने बोला नहीं मिलता है, तो उसका हीटिंग प्रोडक्ट मैंने बहुत अच्छे से वहां पे समझाया था। और इसके बारे में पूछा जाता है कि आयोडीन इज आल्सो फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीवेट्स, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली आई होप सबको समझाया होगा। तो आपने देखा होगा हर ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो इसी तरीके से मैं कंप्लीट करता हूँ, एलिमेंट्स, ऑकरेंस एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज सच बहुत इजी है, खाली एक दो जगह पे एक्सेप्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है, बॉन्ड एनर्जी में एक्सेप्शन है, वो दो ही पूछे जाते हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us continue with the physical properties. Physical properties में as such कुछ difficult part नहीं है, थोड़ा सा एक दो जगह पे एक्सेप्शन है, रेस्ट पार्ट इज सेम जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग प्राइम्स पढ़ते हैं उनको ही फॉलो करने वाले, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। नाउ द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट, मतलब वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की एंड एस्टाटाइन, इसकी तो जनरली हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज़ वो रेडियो एक्टिव है। तो जनरली अपना जो ग्रुप नंबर 17 इन चारों के आजू बाजू में ये भी घूमेगा, राइट। नाउ फर्स्ट दो जो है वो बच्चों क्या है, गैस है, ठीक है ना। फर्स्ट दो क्या है, गैस है। उसके बाद में अगर ब्रोमीन की बात करें तो वो है आपका लिक्विड, राइट। आयोडीन की बात करें तो वोलेटाइल सॉलिड है वो। इवन एस्टाटाइन भी क्या है बच्चों, मेटल है तो सॉलिड है, राइट। अगर हम लोग इनकी एटॉमिसिटी की बात करें, एटॉमिसिटी मतलब कितने एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जनरली सबके सब डायटोमिक है एक्सेप्ट एस्टाटाइन, ऑल आर डायटोमिक इन नेचर, सबके सब डायटोमिक है इन नेचर। तो दे विल एग्जिस्ट एज F2 Cl2 Br2 एंड I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, बराबर है ना। अगर हम लोग बात करें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो सबको पता है डाउन द ग्रुप जो होता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है स्टूडेंट। सो अगर हम लोग स्टार्टिंग के चारों की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की, तो ये सबके सब नॉन मेटल है, ऑल आर नॉन मेटल, ठीक है ना। अगर लेकिन एस्टाटाइन की या एस्टाटाइन की बात करें तो ये क्या है बच्चों, आपका मेटल है, ठीक है। ये मेटल है, बाकी सब क्या है, नॉन मेटल है। सो डिक्रीजिंग मतलब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो ये सबसे ज्यादा, दिस इज लीस्ट मेटालिक एंड दिस इज मोस्ट मेटालिक। आयोडीन के अंदर भी हल्का सा एकदम कम जो है वो मेटालिक कैरेक्टर होता है, इस वजह से मैंने आपको बताया था इट फॉर्म्स I O4 I4O9 बनाया था, याद है इसमें। तो इसमें I प्लस था, राइट, I क्या था, प्लस था, एंड IO3 क्या था, 3 मोल्स थे इसके, वो माइनस था। तो देखो यहाँ पे भी प्लस तो बन गए हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर भी लिटिल मेटालिक कैरेक्टर, बट हम लोग अगर क्वेश्चन के फॉर्म में बोलेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही बोला जाएगा, बिकॉज बहुत ही कम है तो हम लोग उसको गिनेंगे नहीं। सो दिस इज अबाउट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए वही ट्रेंड है, राइट। अलोट्रॉपी की बात करें तो ये वाले एलिमेंट्स दे शो नो एलोट्रॉपी, ये सब एलिमेंट्स कोई एलोट्रॉपी दिखाते नहीं है, तो इधर ही बात खत्म हो जाती है। हाँ, कलर जो है बेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में कलर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, सो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। अगर आप कलर की बात करो बच्चों तो हर एक का कलर अलग अलग है। F2 की बात करें, Cl2 की बात करें, और इसका कलर एज इट इज एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में, ठीक है। तो जो फ्लोरीन होता है उसका हल्का सा येलो कलर होता है, पेल येलो, लाइट येलो बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद में अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, या फिर ग्रीनिश येलो बोल सकते हैं, ग्रीनिश क्या येलो, ये ग्रीनिश येलो है। उसके बाद में अगर ब्रोमीन की बात करें तो वो रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन है, और ये जो है बच्चों वॉयलेट क्या है, सॉलिड है, वॉयलेट कलर का सॉलिड है। नाउ सबसे पहली बात तो ये कि इनका रीजन फॉर कलर क्या है, रीजन फॉर कलर, इनका जो रीजन फॉर कलर है, बराबर है, उसका रीजन है बच्चों ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, द रीजन इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। होमो से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करते हैं, ल्यूमो में। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था होमो ल्यूमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो का मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड
molecular orbital. In case of halogens, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, so 2p pi 2px pi star 2px and pi star 2py, ये दोनों आपके क्या है बच्चों, होमो है, राइट, ये होमो है। और ल्यूमो जो है वो है पाई स्टार 2pz, बराबर है। अभी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों मिला के क्या होमो बना रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, ल्यूमो बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों होमो से ल्यूमो में क्या हो सकता है, जंप हो सकता है, इस वजह से ये कलर्ड होते हैं। और दूसरी बात ये कि कलर जो है वो चेंज क्यों हो रहा है, फिर इसका कलर का चेंज होने का रीजन है एज वी मूव फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एडवांस स्टूडेंट्स, as we move from fluorine to iodine, the gap between homo and LUMO decreases। तो ये जो गैप होता है होमो और ल्यूमो में, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ जाते हो तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, राइट, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कम होते जाता है। तो जब गैप कम होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी लगेगी, तो कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएंगे, तो जब वापस नीचे आएंगे तो ज्यादा एनर्जी एमिट करेंगे, और अगर वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेंगे तो डेफिनेटली कलर में चेंज आना ही है, और ये डार्क होते गए। देखो ये पेल येलो था, ये ग्रीनिश हो गया, ये रेडिश ब्राउन हो गया, और ये वायलेट सॉलिड हो गया। तो डार्कनेस ऑफ कलर रीजन क्या है, बिकॉज वो एनर्जी ज्यादा एमिट करते हैं। जिनको नहीं समझा एक बार वापस समझा दो। एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, राइट, फ्लोरीन से जब आप आयोडीन की तरफ जाते हो तब क्या होता है बच्चों, जो एनर्जी गैप होना चाहिए होमो और ल्यूमो में वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और जब कम होते जाता है बच्चों तो कम एनर्जी देके भी इलेक्ट्रॉन को आप जंप करवा सकते हो। तो जब कम एनर्जी देके भी आप इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकते हो तो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेके ऊपर चला गया, बराबर है। तो जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलता है ना हमको, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वही कलर हमको थोड़ी देखने मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैंने आपको डीएनए ब्लॉक में सिखाया था। तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो इवॉल्व करेगा, राइट। तो अगर वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है तो ज्यादा एनर्जी नीचे आते हुए इवॉल्व करेगा, तो उसके हिसाब से कलर भी चेंज होते जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दी कलर, और ये कलर आपको याद ही रखने हैं, याद ही रखने, बिकॉज ये बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट ना। अगर हम लोग बात करें एटॉमिक एंड आयनिक साइज की बच्चों, राइट, एटॉमिक एंड आयनिक साइज के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल ट्रेंड क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर हम लोग एटॉमिक साइज की बात करें, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एएस, एटॉमिक साइज की बात करें तो सबसे छोटा एटम होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन एंड सो ऑन, बराबर है। अगर हम लोग आयनिक साइज की बात करें, आयनिक साइज में बच्चों डेफिनेटली इनका सबका कॉमन ऑक्सीडेशन -1 होता है, सबको पता है हैलोजन फैमिली का, तो उसका भी साइज ऐसे ही बढ़ता जाएगा, राइट। ये हो गया आपका एटॉमिक एंड आयनिक साइज। डेंसिटी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जनरली इट शुड इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो जो आना चाहिए वही आ रहा है। इन तीनों का ऑर्डर सेम ही है, तीनों का ऑर्डर सेम ही है, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, बराबर है। तो ये ऑर्डर है बच्चों, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इसका तो बेटा आंसर सबको पता होना चाहिए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट ना। पॉलिंग स्केल के हिसाब से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.9, मतलब हम लोग इसको 4 मान के चलते हैं। 3 स्केल मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसको डिटरमाइन करने के 3 स्केल थे, एक था मुलिकन स्केल, एक था पॉलिंग स्केल, एक और था एक ऑल्ब्रेट स्केल भी था, राइट ना। तीनों के मैंने फॉर्मूलाज के साथ में थोड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए, आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल जब आपका एकदम क्लियर हो जाता है तो ये वाला पार्ट मैंने देखा है बहुत बार टीचर्स ये नहीं सिखाते हैं, वो भी अपनी जगह पे सही है, क्यों, क्योंकि दे एक्सपेक्ट, और जो सही भी है, कि जो फिजिकल स्टेट है ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स को छोड़ दे, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब एक्चुअल में आपका कहाँ पे कवर हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब पीरियोडिक टेबल में बहुत डिटेल में ही हम लोग सिखाते हैं, बट फिर भी मैं एक एक चीज बता देता हूँ सो दैट आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, बराबर है, डिक्रीज होना चाहिए, सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड नो एक्सेप्शन,
फ्रॉम दी फ्लोर, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, उसके बाद कौन आएगा, क्लोरीन, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, ब्रोमीन का थोड़ा और कम, और आयोडीन का इन सब में से कम हो जाएगा, बराबर है ना। अगर हम लोग बात करें सोल्यूबिलिटी की, तो ये सब नॉन पोलर है, राइट ना, सेम सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, तो इनके अंदर पोलरिटी तो होगी नहीं, तो नॉन पोलर है, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन NPS, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। HDA में हमने पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सब एकदम डिटेल में पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ। नॉन पोलर सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नाउ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, ये सब पढ़ा था, PPS, PAS एंड NPS। ब्रोमीन और अगर आयोडीन की बात करें बच्चों, ये तो बेटा दे गिव्स कलर्ड सॉल्यूशन, दे गिव कलर्ड सॉल्यूशन विथ solvents like अगर हम लोग बात करें CCl4 है, इवन क्लोरोफॉर्म है, इसके बाद में CH2 है, हाइड्रोकार्बन्स है, एक्सेट्रा, उनके साथ में ये दे गिव व्हाट, कलर्ड सॉल्यूशन। जब इनको कलर्ड सॉल्यूशन में डिसॉल्व, मतलब इन सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व किया जाता है, तो दे गिव कलर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने जानबूझ के नेक्स्ट बोर्ड के लिए रखी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें एक्सेप्शन है, और एक है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XX बॉन्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वहां पे खत्म करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, the two most important physical properties are electron gain enthalpy and second is bond enthalpy, right? दोनों बहुत ज़्यादा important है, और इन दोनों में ही एक्सेप्शन है, इसी वजह से मैं अलग से सिखा रहा हूँ, बट ये दोनों आपको याद रखने हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा important है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ प्यार की बात करें बच्चों, तो इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, मतलब क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर होना चाहिए, वो सबको पता है कि फ्लोरीन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, F शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन शुड बी ग्रेटर देन आयोडीन होना चाहिए, राइट। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए ऑर्डर। बट अगर हम लोग इसका ऑब्जर्व्ड ऑर्डर देखें, जो ऑब्जर्व्ड है, जो होना चाहिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्जर्व्ड ऑर्डर जो है वो है क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, एंड आई वुड से दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है ना। इसका जो प्रोबेबल रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है एज कंपेयर टू लार्ज एटम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये फ्लोरीन की या हेलोजन की, तो बच्चों इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे बच्चों इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। बट क्लोरीन खुद भी क्या है, बड़ा एटम है, तो खुद भी बड़ा एटम है, तो इस वजह से बेटा उसको नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन फ्लोरीन जो है इट्स अ वेरी स्मॉल एटम, बहुत ही छोटा एटम है, तो अगर बहुत ही ज्यादा छोटा एटम है, तो इसके अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से बच्चों ये यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज देखने को मिलता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। अगर हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, मतलब X और X, हेलोजन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड की बात करें, तो बच्चों डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा, उतना बॉन्ड एनर्जी कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बहुत ही छोटा होगा, फिर क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा, तो इसका जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के एटम्स क्या होंगे बच्चों, कंपैरेटिवली छोटे छोटे होंगे, तो इनके बॉन्ड्स भी क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में बेटा वो थोड़े से बॉन्ड बड़े होंगे, तो कम एनर्जी लगनी चाहिए। ब्रोमीन में और कम एनर्जी लगनी चाहिए, और आयोडीन के अंदर तो सबसे कम एनर्जी लगनी चाहिए ना। इसका एक रीजन अगर हम लोग ऐसे बोले कि यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो 2p बॉन्ड है, राइट ना, 2p बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे 3p हो जाएगा, और यहाँ पे 4p हो जाएगा, p ऑर्बिटल ही कंबाइन कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 5p। सो डेफिनेटली इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, और ये बॉन्ड को तोड़ना
मुश्किल है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, किताबों के पन्नों में दर्ज हो गया बच्चों एक्सपेक्टेड। इसका रियल ऑर्डर कुछ और ही है। ऑब्जर्व्ड ऑर्डर जो है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट है, और ऑब्जर्व्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, और ग्रेटर देन आयोडीन। वापस से रीजन एक ही है बच्चों, एटम बहुत छोटा है, और दो एटम्स अगर बहुत छोटे छोटे हैं, राइट, और उनके बीच में बॉन्ड भी छोटे, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चला गया ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लोन पेयर इतने से कम एरिया में, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो ये बॉन्ड को ब्रेक करना कंपैरेटिवली फिर क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इस वजह से इसका बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये जो दोनों है, इन दोनों को बच्चों में स्टार मार्क करूंगा, बॉन्ड एंथैल्पी को भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा खत्म हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एज यूजुअल अपना जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी। नाउ अगर बात करें हम लोग ग्रुप 17 का, तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट है ना, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, NH2 NP5 आएगा, NH2 क्या आएगा, NP5 आएगा। तो अगर मैं बात करूं NH2 और NP क्या है, 5 है, यहाँ पे 4 ये 5 हो गया, बराबर है। इनको ये ग्रुप नंबर 17 है, इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो क्या है, मिनिमम जो है, मिनिमम वो क्या होगा, -1 होगा, और मैक्सिमम जो है मैं अभी समझाता हूँ, ध्यान देना। अगर मैंने d ऑर्बिटल भी ओपन अप कर लिया, चलो ये d ऑर्बिटल ओपन कर लिया, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करवाऊंगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करवाऊंगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो +3 भी हो सकता है, फ्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज d ऑर्बिटल नहीं है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन भी अगर मैंने एक्साइट कराया तो 5 हो गए, +5 भी हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन भी जंप कराया तो और कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे टोटल। सो मैक्सिमम जो है वो क्या है, +7 तक जा सकता है। सो मिनिमम इज -1, एंड जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, जो सब एलिमेंट दिखाता है, एंड जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, +7 होता है। तो अगर हम लोग बात करें फॉर फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट शोज ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नहीं है। हाँ डेफिनेटली 0 तो है, वो तो F2 के फॉर्म में दिखाता ही है, बट -1 के अलावा वो और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। इसका रीजन क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसका इलेक्ट्रॉन तो कोई खींच नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो सिर्फ हमेशा क्या दिखाएगा, -1 ही दिखाएगा, मतलब यहाँ पे इट कैन नेवर फॉर्म, कैन नॉट फॉर्म डैश बॉन्ड पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ एक इसमें एक्सेप्शन की अगर हम लोग बात करें तो BF3 आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया था आपको, BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, तो बैक बॉन्डिंग में फ्लोरीन जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है, बट वो भी बहुत ही वीक ही होगा, राइट, तो बैक बॉन्डिंग है, बराबर है। तो एक्सेप्शन के तौर पे BF3 है, बैक बॉन्डिंग है, बट फ्लोरीन जो है वो -1 के अलावा और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। बट अगर हम लोग अदर एलिमेंट्स की बात करें, फॉर अदर एलिमेंट्स, अदर जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब की बात करें तो वो लोग -1 तो दिखाते ही है, उसके साथ 0 भी तो है ही है, 0 मतलब Cl2 Br2 I2 के फॉर्म में, राइट, +1 भी दिखाते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं, और +7 भी दिखाते हैं, राइट ना। तो +7 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो दिखाते हैं, बराबर। तो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कौन दिखाएगा, ये सब एलिमेंट्स दिखाएंगे, वो फ्लोरीन नहीं दिखाएगा। तो फ्लोरीन क्वेश्चन के फॉर्म में, फ्लोरीन कैन शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -1, बराबर है। तो सबसे पहली बात तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये सब एनामलेस प्रॉपर्टीज में आने वाला है, ये बाद में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद में दूसरा, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, और इसके पास में वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, सो नो वेकेंट d ऑर्बिटल। तो इसका मेन रीजन तो बच्चों क्या है, अगर वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तभी भी +1 तो दिखा ही सकता है ना,
पर नहीं दिखा रहा है, क्यों? बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ना अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी, तो हम लोग बच्चों सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसको मानेंगे? ऑब्वियसली फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आता है? ब्रोमीन, और आता है आयोडीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन के बहुत सारे रिएक्शन हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। आपने भी देखा होगा ऑर्गेनिक में मैंने आपको बाल्ज शीमन रिएक्शन सिखाया था, स्वार्ट्स रिएक्शन, इसको गिने चुने 2-3 रिएक्शन ही बताए थे, क्योंकि उसके अलावा जनरली हम लोग फ्लोरीन को अकाउंट में नहीं लेते, बिकॉज इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। अगर हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट ले लें इसमें, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, जिसको हम लोग SRP बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात है ना। F2 रिडक्शन मतलब तो डेफिनेटली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F minus, राइट। Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl minus। Br2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Br minus। and I2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I minus, करेक्ट। यहाँ पे सब क्या हो रहा है? इन सब एलिमेंट्स का रिडक्शन हो रहा है, मतलब F2 का रिडक्शन हो रहा है, Cl2 का, Br2 एंड I2 का। तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो है, E0 वैल्यू जो है, नो नीड टू रिमेंबर, मुझे याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आपको याद है रहेगा तो ठीक है, वरना जरूरत तो है नहीं इसकी, पर मैं आपको ऑर्डर जरूर बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले का जो है F2 का 2.87, आपने देखा होगा अपना जो EMF सीरीज है उसमें इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। दूसरे सबका है तो प्लस ही है, तो सबका प्लस ही, बट वैल्यू कम होते जाती है। इसका 1.36 वोल्ट है, इसका 1.09 वोल्ट है, और इसका जो है बच्चों 0.54 वोल्ट है। तो अगर मैं बात करूं तो किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? इसका F2 का है। F2 का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो इजीली रिड्यूस होगा, तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सो देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? F2 का। F2 जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। Cl2, फिर आएगा Br2, और फिर आएगा I2। तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये सब कौन से एजेंट हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, करेक्ट ना। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये कौन से एजेंट हो जाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, करेक्ट ना। तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग पावर, अगर मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूं तो F माइनस का सबसे कम, Cl माइनस का उससे ज्यादा, Br माइनस का उससे ज्यादा, और I माइनस का सबसे ज्यादा। I माइनस का सबसे ज्यादा होता है, जो हमने HDA में भी पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है? F2 का है, बराबर है। तो फ्लोरीन जो है वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। और जो क्लोरीन है वो सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, और आयोडीन जो है किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये पी ब्लॉक में भी हम लोग पढ़ते हैं, बट पी ब्लॉक में नहीं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इसका, अभी मैं रिएक्शंस लिख के भी बताने वाला आप लोग, तो इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये खत्म नहीं हुआ, इसको आगे कंटिन्यू करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी पार्ट को हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शंस के फॉर्म में। F2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट ना। तो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? F2 को जो है वो सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका है? यस, F2 का है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले पॉइंट की, F2 जो है कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तीनों को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। F2 का रिएक्शन अगर हम लोग X माइनस के साथ करें तो ये खुद हो जाएगा 2F माइनस प्लस, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा X2 में। तो यहाँ पे मैंने कितने X लिए बच्चों? 2 लिए। अब ये जो X है वो क्या हो सकता है? वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयोडीन हो सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल के तौर पे अगर सॉल्व करूं तो कैसे होगा वो देखिए। पहली बार F2 का रिएक्शन अगर मैं 2 KCl के साथ कर दूं, 2 KCl के साथ कर दूं,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2KF प्लस Cl2 में 2KF प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर हम लोग F2 का रिएक्शन 2KBr के साथ कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2KF प्लस Br2 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबको वो डिस्प्लेस कर रहा है, देखो डिस्प्लेस कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइज ही कर रहा है ना। यहाँ पे अगर हम लोग F2 का रिएक्शन 2Ki के साथ कर दें तो ये बन जाएगा 2KF प्लस I2। तो मैं एक एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, भले टाइम जा रहा है लेकिन एक एक रिएक्शन आपके मन में एकदम अच्छे से बिठा के रखो, ठीक है। नाउ F2 कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। अगर मैं बात करूँ Cl2 की, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज, सिर्फ जो उसके नीचे है, कैन ऑक्सीडाइज व्हाट, Br माइनस एंड I माइनस एंड नॉट व्हाट, F माइनस। F माइनस को तो ऑक्सीडाइज कोई नहीं कर सकता, F माइनस को तो कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे नोट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ब्रह्मा जी ने बेटा किसी को ये वरदान नहीं दिया है। F माइनस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से F माइनस तो ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है ना। Cl2 जो है वो किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, Br माइनस एंड I माइनस को। तो समझो अगर मैंने इसका रिएक्शन KF के साथ करा दिया, समझो, तो इसका मतलब तो F माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से कंप्लीट करना अपन। Cl2 की रिएक्शन अगर मैं 2KBr के साथ करवा दूं तो ये रिएक्शन होगी क्या बनेगा बच्चों, दो तो KCl बनेंगे प्लस यहाँ पे Br2 फॉर्म होगा। Cl2 का ही रिएक्शन अगर मैं 2Ki के साथ करवा दूं तो यहाँ पे दो तो KCl बनेंगे और I2 फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट ना। अगर मैं बात करूं किसकी, ब्रोमीन की, तो Br2 कैन ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसके नीचे वाले को, कैन ऑक्सीडाइज I माइनस एंड नॉट व्हाट, F माइनस एंड Cl माइनस। इन दोनों में से किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अगर मैं Br2 का रिएक्शन कर दूं किसके साथ, 2Ki के साथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, दो तो KBr बनेगा प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे I2 बन जाएगा, बराबर है ना। अगर मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूं Br2 प्लस 2KF, Br2 प्लस 2Ki, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आराम से इसको अटेम्प्ट करिए जल्दी से। किया, आ गया होगा आंसर। तो दोनों का डेफिनेटली आंसर आप लोगों ने क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, बोलते भी नहीं हो, खाली देखते हो, चिल्लाते हो, अरे सर गलत लिखा, जोर से भी नहीं बोलते, राइट ना। इन दोनों में क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, जस्ट किडिंग स्टूडेंट्स ना। I2 कैन ऑक्सीडाइज नन, मतलब किसी को भी वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं I2 का रिएक्शन पूछ लूं, 2KF, जरूरी नहीं बच्चों यहाँ पे KF ही हो, NaF भी हो सकता है, मतलब कोई भी अल्कली मेटल का ग्रुप होना चाहिए, राइट ना। अगर मैं यहाँ पे KF की बात करूँ, 2 KCl की बात करूँ, 2 KBr की बात करूँ, इन तीनों के केस में बच्चों प्रोडक्ट आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्यों, किसी को भी ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। नो RXN, नो RXN, नो RXN, मतलब नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। और ये नोट पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट है, नोट याद कर लेना बच्चों। भगवान ने किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया कि वो F माइनस को ऑक्सीडाइज कर सके, F माइनस का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर, किसी से भी नहीं पॉसिबल है। सर कोई तो होगा, नहीं है कोई, ठीक है। आप ढूंढना चाहो तो रिसर्च कर लेना फ्यूचर में, बट अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। अभी हम लोग बात करेंगे इनके ऑक्साइड्स के बारे में और इनके हाइड्रेट्स के बारे में, तो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन, ठीक है, मतलब फ्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑक्साइड्स की बात करेंगे और हम लोग इनके हाइड्रेट्स की बात करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूँ।
Okay students, so if we start with the next chemical property, हाइड्राइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो बहुत बार एंट्रेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्रा एसिड्स की बात करें एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 17 के, वो हाइड्रोजन के साथ, दैट इज डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने हाइड्रा एसिड्स बनाते हैं HX, जिनका फॉर्मूला क्या होगा HX। नाउ यहाँ पे जो X2 है या फिर X जो है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, राइट। सब में कंडीशंस डेफिनेटली अलग अलग होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग की बात करें फ्लोरिनेशन जब करेंगे तो हम लोग उसको डार्क में करेंगे बिकॉज रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, राइट। दूसरी बात, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो इट इज कैरिड आउट इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट में की जाती है, राइट ना। उसके बाद में अगर ब्रोमिनेशन की बात करें तो बच्चों इसमें हीट की जरूरत होती है और ये वाली रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, ठीक है ना। इसमें हीट की जरूरत भी नहीं है, हल्का सा अगर वार्म भी करेंगे और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, राइट। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले HF की, फिर आएगा आपका HCl, यहाँ पे आएगा आपका HBr और यहाँ पे आएगा HCl, सॉरी HCl, HBr और ये लास्ट में क्या आ जाएगा HI, ठीक है ना। तो इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड, राइट ना। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इनके बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, HX बॉन्ड लेंथ, राइट। तो इसमें सबसे छोटा बॉन्ड किसका है, HF का होगा, तो HF का सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है, फिर HCl का उससे बड़ा, फिर HBr का उससे भी बड़ा और HI का सबसे बड़ा बॉन्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा बॉन्ड है तो ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा H+ देगा। तो इसके लिए बच्चों अगर हम लोग बात करें एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर ऑर्डर, एसिडिक नेचर ऑर्डर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, डेफिनेटली HI होगा। तो HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, बराबर है। जब मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम सिखाया था तो बच्चों बताया था कि 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको याद रखने, उसमें से 3 तो यहीं पे है, राइट। HF को बेटा हम लोग किस में मानते हैं, वीक एसिड में मानते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर इसमें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये तो इलेक्ट्रॉन बहुत खींचेगा। भले आप लोग फिजिकली मेरे सामने नहीं होगी, बट मैं इतना सोच सकता हूँ कि आप लोग के मन में ये डाउट तो आएगा। बट बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ट्रेमेंडस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं HF की एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ, चलो जो कि मैं NOCB में सिखाता ही हूँ, एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि अगर मैं HF को किस में डाल दूँ बच्चों, KF में डाल दूँ, KF में डाल दूँ तो ये मुझे दे देगा बच्चों KHF2, KHF2 दे देगा, बराबर। अभी ये बनता कैसे है, कैसे बनता है वो देखते हैं। अगर हम लोग बात करें HF की तो ये KF क्या है, F माइनस और F माइनस है और क्या है K प्लस है ना। तो ये जो HF है हमारा, राइट ना, उसके अंदर डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है। जो आपका F माइनस बना है किससे बना है, KF से, वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाना चालू करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सिमिलर टू, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड के जितनी इसकी ताकत होगी, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब सेकेंडरी बॉन्ड्स है बच्चों, इनको मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। ये एटॉमिक बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, फिर भी इसका बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे सोचो, HF2, HF2 माइनस बनाएंगे और K प्लस तो साइड में ऑलरेडी है ही है, तो अगर मैं इसको सॉलिड फॉर्म में कर दूं तो ये KHF2 में एग्जिस्ट करेगा बच्चों। सो ये जो बॉन्ड है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, बराबर है। कौन सा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बच्चों ये बॉन्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ऐसे की ऐसी रिएक्शन, अगर मैं बात करूं HCl की रिएक्शन बच्चों समझो KCl के साथ कर दूं तो दिस विल नॉट गिव KHCl2, ये नहीं देगा आपको क्योंकि उसमें ऐसा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। KBr में तो बात ही नहीं और I2 की भी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, ये NOCB में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जिन बच्चों को ऐसे लगता है स्पेशली कि सर हमको थोड़ा सा
NOCB का पार्ट चाहिए तो बच्चों वो लोग मेरे NOCB के लेक्चर्स के लिए देख सकते हैं, वो वाला पार्ट वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें HCl की, HBr की और HI की, तो मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स में बताया था बच्चों कि ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑल दीस थ्री आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HI, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक है। नाउ HI यहाँ पे इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद HCl तो H2SO4 भी था अपना, HNO3 भी था, ये सब के साथ बेटा HClO4 है जिसको फादर ऑफ ऑल एसिड बोलते हैं। ये 6 एसिड्स तो मैंने आपको याद रखने के लिए भी बोला था, जिनको याद नहीं लिख लेना, H2SO4, HClO4, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में तो हमको इन 6 की याद ही रखना है, 6 को याद ही रखना है बच्चों। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें HNO3 की बात करें, उसके बाद में HCl, HBr एंड HI, ये 6 स्ट्रॉन्ग एसिड सबको याद होनी चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वो एसिड है, वो फलाना ढिमका बहुत है, तो इतना सब तो आपको याद रखना है। ये 6 एसिड्स आपको याद होने ही चाहिए। वापस से H2SO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr एंड HI। HF is not a strong acid, it is considered to be weak acid। और जिन एसिड में भी कार्बन होता है, जिन एसिड्स में भी क्या होता है, कार्बन होता है, वो सब तो क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स तो वीक एसिड ही होते हैं, राइट ना। अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पढ़ने के तुरंत बाद हम लोग इनका रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। सो एक्सेप्ट HF, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, ऑल आर गुड रिड्यूसिंग, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो ऑर्डर है वो HCl से ज्यादा HBr और HI। HDA में पढ़ा था HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मेक द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो हम लोग ने पढ़ा है। अगर आप उसके लेक्चर्स देखते हो तो मैंने आपको जब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन मतलब हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन सिखाया था, राइट। CH4, अगर हम लोग H2 की बात करें तो यहाँ पे CH3X बनता है प्लस HX बनता है, बट अगर मैंने यहाँ पे सब जो आयोडीन यूज किया तो यहाँ पे HI हो जाएगा। तो HI तो एक अच्छा, क्या अच्छा नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिएक्शन को अगर आप करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो मैंने वहां पे बोला था कि यू हैव टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लोहे को लोहा मारता है बेटा, वैसे सेम अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। इसी तरीके से चीजें कनेक्ट होती है बच्चों। अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको इनऑर्गेनिक, बट मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, ऑर्गेनिक के साथ। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करके पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिश्ता है बेटा इन सबका। तो आपको भी कंसेप्ट समझने में भी अच्छा लगेगा और सब्जेक्ट का भी आपको क्लियरिटी बढ़ेगा। तो रिड्यूसिंग नेचर जो है आई थिंक सबको समझ में आ गया, एक्सेप्ट HF। HF के अंदर तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज होने वाला नहीं है, राइट ना। अगर हम लोग बात करें इनके थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है बच्चों उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली सिर्फ HF के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HF ग्रेटर देन HCl, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, HBr ग्रेटर देन व्हाट, HI, ठीक है ना। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ किस में होती है, HF में होती है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन HF नन शोज व्हाट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बराबर है, किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट दो जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बच्चों हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इन दोनों के कंसेप्ट्स में थोड़ा एक्सेप्शन है इस वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इसका जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए सोचो, HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो HF लेस देन HBr लेस देन HCl, HBr एंड HI, ये होना चाहिए बच्चों। क्यों होना चाहिए, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा रोल प्ले करता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, HCl लेस देन HBr
लेस देन HF लेस देन HI, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, ठीक है। तो HF और HI में HI ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट वाइज, लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट वाइज बात करूँ, ये मेल्टिंग पॉइंट वाइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट वाइज बात करूँ तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो दोनों में सेम ही होना चाहिए था। HF से ज़्यादा HCl का, HCl से ज़्यादा HBr का होना चाहिए और HBr से ज़्यादा HI का होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ ऑब्जर्व्ड ऑर्डर की तो HCl से ज़्यादा HBr का है और HBr से ज़्यादा यहाँ पे क्या था, HF था ना, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे HF और HI है, यहाँ पे इनका भी उल्टा हो जाता है, HI और HF का सबसे ज़्यादा, ये देखो, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मैं इनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा नोट्स में। बेटा ऐसी चीजें आपको अच्छे से लिखनी है बस, और कुछ नहीं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हाइड्राइड्स और हाइड्रा एसिड्स, इनको हाइड्रा एसिड्स भी बोलेंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली हमने ना। इसके बाद इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us talk about the next chemical properties, that is oxides formation. Now if we talk about the first element fluorine, ठीक है ना। तो फ्लोरीन जो है बच्चों वो दो ही ऑक्साइड है इनके, ऑक्साइड नहीं बोल सकते बेसिकली इनको, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्साइड जनरली हम लोग कब यूज करते हैं वर्ड, जब O के ऊपर -2 हो, बट यहाँ पे O के ऊपर तो -2 है नहीं, तो हम लोग इसको, इसका सॉल्ट बोल सकते हैं या कंपाउंड बोल सकते हैं, बट इसको ऑक्साइड नहीं बोल सकते। बट फिर भी ऑक्सीजन के साथ इसके दो प्रोडक्ट है, एक तो है OF2 और एक है O2F2। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसको कैंसिल करके OH मत लिखना, बिकॉज ये कोवेलेंट कंपाउंड जैसा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाला इसका जैसे आपको H2O2 का स्ट्रक्चर पढ़ाया था मैंने हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन डाइपेरोक्साइड ओपन बुक स्ट्रक्चर, वैसा इसका स्ट्रक्चर, राइट ना। अगर हम लोग बात करें तो दे आर थर्मली स्टेबल, they are thermally stable at room temperature. Room temperature पे they are thermally stable and they are good fluorinating agent. They are good fluorinating agent, बराबर, ये अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ना। अगर हम लोग बात करें दूसरे एलिमेंट्स की, क्लोरीन, अभी यहाँ पे बच्चों फ्लोरीन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा इनको ऑक्साइड्स नहीं बोल सकते। इन केस अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन में आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ऑक्साइड, ऑक्साइड स्पेसिफाई करेंगे, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से बच्चों आप किसको टिक करोगे? फ्लोरीन को टिक करोगे, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, बट वो ऑक्साइड नहीं बोल सकते। ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होना चाहिए, बराबर। हाँ, कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, बट इसको आप ऑक्साइड नहीं बोल सकते, राइट। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे form large oxides, they form large number of oxides in which oxidation number ranges from +1 to +7 तक, +1 से +7 तक जाता है, +1 से +7 तक जाता है। यस, मैं अभी ऐसे आपको एग्जांपल बता दूं क्लोरीन का। साथ में आप लोग एक काम करिए, हर एक में बच्चों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। तो मैं जैसे क्लोरीन के ऑक्साइड लिख रहा हूँ, आप साथ में मेरे साथ में क्लोरीन का उसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालिए, ठीक है ना। चलो, तो Cl2O, ClO2, सब में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ClO3, Cl2O7, Cl2O3, Cl2O5, ठीक है। अभी इनमें सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सब में ब्रोमीन का भी निकालिए और आयोडीन का भी निकालिए। ब्रोमीन Br2O, Br2O3, Br2O5। नेक्स्ट आयोडीन की अगर बात करें, I2O3, I2O4,
I2O4 I2O7 बराबर है ना। I2O4 I2O5 एंड I2O7 सब में बच्चों आपका जो भी हेलोजन है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप लोग। चलो बताओ, इसमें क्लोरीन क्या है, +1 में है, इसमें क्लोरीन +4 में है, इसमें क्लोरीन +6 में है और इसमें क्लोरीन +7 में। करेक्ट ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्लोरीन जो है 6 3 में हो गया, सो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पे तो ये 10 तो 5 हो गया, तो 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और ये 7 भी है बच्चों, ठीक है ना। ये जितने भी एलिमेंट ये वाले जो मैंने लिखे हैं, स्पेशली मैंने जानबूझ के ऊपर लिखे हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एंड दे आर एक्सप्लोसिव, दे आर आल्सो एक्सप्लोसिव, ठीक है ना। अगर मैं ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की बात करें, सो दे आर जनरली लीस्ट सॉल्युबल, they are least soluble and they are oxidizing agent, right ना। इन सब की बात करें, आयोडीन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, they are insoluble solid, they are insoluble solids हैं। एंड दूसरी बात, अगर मैं I2O5 की बात करें, so it's a good oxidizing agent and it is also used in the estimation of CO2, estimation of CO2 में ये यूज भी होता है, तो CO2 के एस्टिमेशन में इसको आप यूज भी करते हो बच्चों, ठीक है ना। सो ये हो गया रिएक्शंस विद ऑक्साइड्स ना। अगर हम लोग बात करें ऑक्साइड्स के बाद में रिएक्शन और ब्लीचिंग एक्शन, तो ब्लीचिंग एक्शन में आपका बच्चों रिएक्शन विद वाटर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ब्लीचिंग एक्शन ना। ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो फ्लोरीन एंड आयोडीन and iodine shows no bleaching action, shows no bleaching action, but अगर हम लोग बात करें moist chlorine, moist chlorine is a good bleaching agent, moist chlorine is a good bleaching agent, मतलब कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। एंड moist bromine, मॉइस्ट अगर ब्रोमीन की बात करें इज अ स्लो ब्लीचिंग एजेंट, वो बेटा बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, तो हम लोग जनरली क्लोरीन की बात करते हैं। अगर इसको रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे तो फ्लोरीन का इनका तो बेटा ब्लीचिंग एजेंट प्रॉपर्टी है भी नहीं। क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विद वाटर, तो बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग होती है, तो ये टेम्पररी है कि परमानेंट है, परमानेंट है, और ये बनाएगा आपका हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, तो एक बनेगा HCl और एक बनेगा HOCl। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्लोरीन 0 था, यहाँ पे क्लोरीन -1 है और यहाँ पे क्लोरीन +1 है, तो ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और ये जो HOCl है इट ब्रेक्स इनटू HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये अगर नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे ब्लीचिंग होगा, नेसेंट ऑक्सीजन ही ब्लीचिंग एजेंट है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ब्रोमीन में यहाँ पे HBr बनेगा, यहाँ पे HBr बनेगा, यहाँ पे HOBr बनेगा, बट उसका जो एक्शन होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, तो इट्स अ स्लो ब्लीचिंग एजेंट ना। रिएक्शन विद वाटर की बात करें, रिएक्शन विद वाटर तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। रिएक्शन विद वाटर की बात करें बच्चों तो वाटर का रिएक्शन अगर हम लोग F2 के साथ कराएं, वाटर का रिएक्शन किसके साथ करवा दें, F2 के साथ। चलो पहले F2 लिखते हैं फिर वाटर लिखते हैं। F2 का रिएक्शन अगर समझो मैं वाटर के साथ कर दूं 2F2N ये, तो डेफिनेटली बच्चों मैंने आपको बोला था F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों वाटर बेसिकली है क्या, F2 को क्या चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव है और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव है। अभी F2 आएगा, सोचो बच्चों F2 आएगा किसके ऊपर अटैक करेगा, किसको देखेगा वो। अभी इन दोनों भिखारियों को तो देखेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस में है, इनको तो देख के कोई फायदा भी नहीं है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा बेटा। तो जैसे वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F- में कन्वर्ट हो जाएगा,
और F माइनस में कन्वर्ट होते ही वो H प्लस है, ये तो H प्लस ही है, H प्लस के साथ जुड़ के क्या बना देगा बच्चों, 4HF बना देगा। तो यहाँ पे 4HF बनेगा और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे कितने हैं, 2 है, तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, O2 बना देंगे। तो ये O2 गैस फॉर्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ, अगर मैं बात करूं क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी HX प्लस HOX, ठीक है ना। और X जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही हो सकता है। यहाँ पे देखो वहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्या यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, नहीं, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स दिमाग में लाओ, क्वेश्चन दिमाग में लाओ कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन पूछो मुझे, ठीक है ना। तो इसका रीजन एक ही है बच्चों कि अगर हम लोग फोन कॉल्स के हिसाब से बात करें तो फोन कॉल्स के हिसाब से बच्चों ऑक्सीजन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जब था तो वो इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता था, बट अगर मैं बात करूं क्लोरीन की तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोलो। फिर इसके बाद ब्रोमीन आता है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता है, तो ले ही नहीं सकता। तो बच्चों यहाँ पे HCl तो बना ये वाला, बराबर है, बट ये ऑक्सीजन अभी भी अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो इस वजह से बच्चों ये वाली रिएक्शन, इस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। एंड आयोडीन का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन इज नॉन स्पॉन्टेनियस विद वाटर, वाटर के साथ उसका रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इनफैक्ट अगर आपके पास I माइनस है तो वो I2 में कन्वर्ट हो सकता है अगर एसिडिक मीडियम में। मैं वापस बोल देता हूँ, अगर मेरे पास में क्या है, I माइनस है, और अगर मेरे पास एसिडिक मीडियम और वाटर है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, I2 में कन्वर्ट हो सकता है। बट I2 का रिएक्शन वाटर के साथ नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। तो ये हो गया रिएक्शन विद व्हाट, वाटर ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा बच्चों, आपके बुक में NCERT में भी दिया है, रिएक्शन विद NaOH, राइट ना, रिएक्शन विद NaOH। बट मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा बिकॉज मैंने आपको S ब्लॉक में वहाँ पे आर्बिट्रेक्स के साथ सिखाया है, तो मैं यहाँ पे वो वाला पार्ट कवर नहीं करूंगा। तो S ब्लॉक में आप वो वाला पार्ट देख सकते हो, वहाँ पे मैंने आर्बिट्रेक्स के साथ में NaOH के साथ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ डाइल्यूट के साथ कब में डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्या क्या रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो सब सिखाया है। So this is the reaction with water. Reaction with water हमने complete कर दिया. So this completes the entire part of chemical properties. अभी एक छोटा सा पार्ट है 5 से 7 मिनट का, एनामलेस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, तो फिर हम लोग लेक्चर नंबर 1 वाइंड अप करते हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंप्लीट द लास्ट पार्ट, छोटा सा पार्ट है, खत्म कर लेते हैं। नाउ एनामलेस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, राइट। नाउ फ्लोरीन जो है बेटा एज सच अगर हम लोग बात करें तो सब रीजंस हमको पता ही है। सबसे पहला रीजन जो है सब में सेम ही है, स्मॉल एटॉमिक साइज। अभी आप भी बोलते हो सर बार बार ये बताते हो, हाँ तो बच्चों मेरा काम है, आप लोग को इसी तरीके से अभी आंसर भी याद हो गया होगा। तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि कोई ये 4 रीजन तो पढ़ के जाएगा नहीं, राइट, एग्जाम में, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली सबको याद हो गया होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, उसके बाद में हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, लास्ट पॉइंट क्या है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल का ना होना ये भी एक इसका एनामलेस बिहेवियर दिखाने का कारण है, राइट। सो अगर हम लोग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चों फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन जो है इसका जो हाइड्रा एसिड है या फिर हाइड्राइड जो है वो बच्चों लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नो डाउट इट इज लो बॉइलिंग, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट 293 है, नो नीड टू रिमेंबर एक्चुअली, ठीक है ना, अगर याद रखना चाहो तो 293 केल्विन है, बराबर है। सो लो बॉइलिंग लिक्विड है हाइड्रा, हाइड्राइड इसका। सो अदर जो है दे ऑल आर व्हाट, गैसेस, बराबर है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है ना। अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -1। फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -1, जबकि दूसरे जो है अदर एलिमेंट्स, अदर में सब आ गया, अदर एलिमेंट कैन शो -1, +1, +3, +5 एंड +7 ना। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, सिर्फ इसका एक ही ये जो हाइड्राइड है इसी के अंदर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। सो इसका मतलब जितने भी HX दूसरे हैं उनमें
नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिर्फ HF के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, करेक्ट। अगर हम लोग 4 पॉइंट की बात करें तो इसके पास में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट था, सो इट कैन नॉट फॉर्म पॉलीहलाइड, इट कैन नॉट फॉर्म पॉलीहलाइड, ये पॉलीहलाइड नहीं बना सकता है, मतलब F3 माइनस जो है डज नॉट एग्जिस्ट, F3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये सब पॉलीहलाइड्स बना सकते हैं, कैन फॉर्म पॉलीहलाइड्स। इसमें I3 माइनस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, I3 माइनस तो सबको पता है, इट इज वेरी मच कॉमन बेटा, ठीक है ना। उसके बाद में एक आध पॉइंट और लिख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें सिर्फ HF ही एक ऐसा एसिड है जो वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड है, बराबर है, जबकि बाकी ये जितने भी है बेटा वो सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अदर एसिड्स आर व्हाट एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, वो सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं ना। अगर हम लोग 6 पॉइंट की बात करें बच्चों, ध्यान से सुनो, तो फ्लोरीन जो है कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते, राइट ना। जबकि अगर मैं इनकी बात करूं, दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पे वो एक्सेप्शन है BF3 वाला, उसको छोड़ दो, वो भी बैक बॉन्डिंग का एक एग्जांपल है बच्चों, दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स और भी बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, जो अभी हमको याद है वो इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने लिखा है, बट ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, जैसे ये वाला जो है वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं सर, ऑक्साइड तो OF2 और O2F2 बनाया था, वो उसके कंपाउंड से ऑक्साइड नहीं बोल सकते, ऑक्साइड में O के ऊपर -2 का चार्ज होता है, बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स बहुत आएंगे, बट वो सब इतने जरूरत नहीं है याद रखने की, अगर ये पॉइंट्स याद है तो अपने को काम हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं हर बार सिखाता हूँ व्हाट आर द रीजंस फॉर फ्लोरीन टू शो एनामलेस बिहेवियर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर ये वाला पूछे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस तो डेफिनेटली 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना, बट हमने इसमें पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, इंट्रो के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनामलेस बिहेवियर ऑफ क्लोरीन हमने कंप्लीट कर दिया। सो नेक्स्ट लेक्चर से वी कैन स्टार्ट विद केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन। सर आपने तो बोला था हमको फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, बट इस चैप्टर के अंदर हम लोग बच्चों फ्लोरीन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन के एज सच अगर हमारे पास देखें तो इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लोरीन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरीन के बारे में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं क्लोरीन का सबसे पहले Cl2 सिखाऊंगा, जो शील ने डिस्कवरी की थी, डेवी ने उसको बाद में नाम दिया था नॉर्वेट। उसके बाद में HCl के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में स्यूडो हलाइड्स क्या होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बट पूछा जाता है, और उसके बाद में टेस्ट ऑफ हलाइड्स भी सिखाऊंगा, एंड ऑक्सी एसिड्स के बारे में लास्ट में इंफॉर्मेशन लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन, वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज जनरली अगर हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद क्लोरीन, दैट इज Cl2, उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।